नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का द ऑफिसर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम लोग अगले 15 मिनट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हर एक एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो चलिए प्रश्न को देखिए और प्रश्नों का उत्तर आप लोग जरूर टाइप करके देते रहिएगा। पहला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता या गहनता का माप किस वैज्ञानिक के नाम पर है? किस वैज्ञानिक के नाम पर भूकंप की तीव्रता या गहनता का माप है, अर्थात किसके नाम पर ये स्केल बनाया गया है जिसपे हम भूकंप की गहनता और तीव्रता को मापते हैं? मर्केली, एपिकेंटर, जॉन मिशेल और हैरी फील्डिंग रीड। तो ये जो नाम है ये मर्केली का है। आपने सुना भी होगा कि एक रिक्टर स्केल होता है, एक मर्केली स्केल होता है। रिक्टर स्केल भूकंपीय ऊर्जा को बताता है, भूकंप के परिमाण की बात करता है, और मर्केली स्केल जो है भूकंप की गहनता को बताता है, कितना तीव्र भूकंप था, कितना तगड़ा भूकंप था। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास रिपोर्ट अर्थात एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। वास्तव में ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा अर्थात यूएनडीपी के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। आगे है कृषि में शून्य जुताई का क्या लाभ है? क्या लाभ है लगभग लिखा हुआ था, क्या लाभ है मतलब कि शून्य जुताई या जीरो टिलेज के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं? पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। और मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, मृदा से कार्बन पृथक्करण संभव है। इसका उत्तर जो होगा, इसका उत्तर 1 2 है, 2 3 है, एक केवल 3 या 1 2 3, इसका तीनों सही है। इसमें से तीनों के तीनों जो तथ्य हैं वो सही है। शून्य जुताई का अर्थात जीरो टिलेज के ये सारे फायदे हमें मिल जाते हैं। नो ऑप्शन क्वेश्चन ये एक यूनिक पहल है, इसका उत्तर आप जरूर टाइप करके दीजिएगा, जरूर टाइप करके दीजिएगा। आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग इसके उत्तर को निश्चित रूप से टाइप करके जरूर हमें भेजेंगे, हमें अच्छा लगता है। हम ये देख पाते हैं कि आप में से कौन सही उत्तर दे पाता है। ऑप्शन है कि प्रश्न है कि वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? पृथ्वी पर किस युग में मानव का आगमन हुआ था? मतलब यहां पर कहने का मतलब है कि प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, या तृतीयक काल में हुआ था, या चतुर्थक काल में हुआ था, किस काल में हुआ था? ठीक है ना, ये आपको बताना है कि किस काल में मानव का पृथ्वी पर किस युग में आगमन हुआ था सबसे पहले। चलिए मैं आपको एक क्लू दे देता हूं। जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, कुछ उसी समय मानव का भी निर्माण हुआ, मानव की भी उत्पत्ति हुई थी। जब हिमालय बन रहा था उसी समय पृथ्वी पर मानव की भी उत्पत्ति हुई। अब बताइएगा कि तृतीय काल है कि चतुर्थक काल है कि प्री कैम्ब्रियन काल है, कौन सा काल है? टाइप करके उत्तर जरूर लिखिएगा। आगे है कि सीटेट 2026 का टारगेट बैच हमारे यहाँ संस्थान में अवेलेबल है, और ये सारे हमारे सम्मानित शिक्षकगण हैं जिनके द्वारा ये पूरी कक्षाएं आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। 3 डेमो क्लास फ्री भी इसमें है, तो आप लोग इसका फायदा जरूर उठाने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? सूर्य है। सूर्य के बाद जो दूसरा होगा तो बृहस्पति होगा दूसरा। इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति, क्योंकि सौर परिवार में सूर्य है जो कि सबसे बड़ा पिंड है, दूसरे नंबर पर बृहस्पति। भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? कब इसकी स्थापना हुई थी आपको ये बताना है। कब? 1667 में, 1767 में, 1867 या 1967 में? कब भारत में सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी? इसका उत्तर देने का प्रयास करिए कि 1667, 1767, 1867 और 1967। 67 को यहाँ पे कॉमन कर दिया गया है, ठीक है ना। निश्चित रूप से इसका उत्तर है 1767 में हुई थी। 1767 में भारत में सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से किसको जाना जाता है? लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि उत्तराखंड, असम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? तो ये असम को कहते हैं, क्योंकि असम में जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो उन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मैंने कई बार क्लासेस में बताया भी है कि जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहां पर भी लाल मिट्टी पाई जाती है, तो रेड कलर का सिल्ट उसमें पाया जाता है, इसीलिए उसको लाल भूमि। और नीली पहाड़ियां इसलिए क्योंकि आसपास की जो पहाड़ियां हैं, पटकाई या पूर्वी हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वो दूर से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती हैं, तो इसीलिए इसको ये नाम दिया जाए गया है। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर है असम। ये असम के बारे में प्रश्न किया गया है।
शिमला में अमृतसर से अधिक ठंड, हालांकि दोनों समान अक्षांश पर। ऐसा है क्योंकि बस शिमला में अमृतसर से ज्यादा ठंड क्यों पड़ती है? अमृतसर की तुलना में शिमला समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर है। शिमला उत्तर की ओर है, शिमला भूमध्य रेखा के आगे है, उसकी देशांतर रेखाएं भिन्न है। नहीं, कारण ये है क्योंकि शिमला ऊंचाई पर है और जब आप नीचे से ऊपर की ओर उठते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है और इस तरह से तापमान के कम होने को हम नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य पतन दर के नाम से जानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अमृतसर की तुलना में शिमला ऊंचाई ज्यादा है। भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है? दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, केंद्रीय भाग में या उत्तरी मध्य भाग में? दक्षिण पूर्वी भाग में, केंद्रीय भाग में या केंद्रीय भाग में या उत्तरी भाग में? इसका उत्तर होगा दंडकारण्य क्षेत्र, विशेष रूप से जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ और उसके आसपास का, जैसे थोड़ा आंध्र प्रदेश, थोड़ा महाराष्ट्र, थोड़ा उड़ीसा लेकर के, तो ये दक्षिण पूर्वी भाग जो भारत का है, दक्षिण दक्षिण पूर्वी नहीं नहीं नहीं, दक्षिण और पूर्वी भाग, केंद्रीय भाग और उत्तरी भाग। तो जो दंडकारण्य प्रदेश है भारत में, ये किस क्षेत्र में है? दंडकारण्य प्रदेश किस में है? तो हम इसको दक्षिण पूर्व में अगर हम माने तो दक्षिण पूर्व में नहीं आएगा, ये मध्य क्षेत्र में माना जाएगा, केंद्रीय भाग में मानते हैं इसको, ठीक है ना, केंद्रीय भाग में है। मैं आपको इस तरह से बता देता हूं कि ये है कहां पर। दंडकारण्य क्षेत्र जो है ये है छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त ये महाराष्ट्र का कुछ भाग इसमें आ जाता है, महाराष्ट्र का थोड़ा सा भाग आ जाता है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का भाग आ जाता है, आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा उत्तरी भाग टच हो जाता है, उड़ीसा का भाग टच हो जाता है। तो वो ऐसे तो ये थोड़ा सा पूर्वी और मध्य और पूर्वी भाग जो है, भारत का मध्य और जो पूर्वी भाग है उसमें ये ज्यादा है, उत्तर पूर्वी नहीं है, दक्षिण पूर्वी भी नहीं। दक्षिण पूर्व का जो भाग हो तो उसमें अब तमिलनाडु जो होगा, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, वो दक्षिण पूर्वी भाग में आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर केंद्रीय भाग, केंद्रीय और मतलब मध्य और पूर्व भाग कहा जाए तो ज्यादा सटीक बैठेगा, बट इस हिसाब से आप देख सकते हैं केंद्रीय भाग थोड़ा नजदीक है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी अगर हम कहें तो हमें फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मानना पड़ेगा। ये दक्षिण पूर्व पूरी तरह से माना हो, मतलब ये क्षेत्र पूरी तरह दक्षिण पूर्वी भाग में आ जाएंगे। तो दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, अब ऐसा भी नहीं है कि उड़ीसा का पूरा भाग इसमें सम्मिलित है, उड़ीसा का सिर्फ दक्षिण पश्चिम भाग, दक्षिण पश्चिम भाग सम्मिलित है, हम इसको केंद्रीय में मान के चल रहे हैं। आप ये सारे स्थान याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय वन को भारत में क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वन को भारत में क्या कहते हैं? तराई, पहाड़, मैदान, पठार? तराई, पहाड़, पठार नहीं, ये प्रश्न जो है वो उपयुक्त नहीं दिखाई दे रहा है। उष्णकटिबंधीय वन जो है, उष्णकटिबंधीय वन जो है उसको भारत में मानसूनी वन के नाम से जानते हैं, ये मानसूनी वन कहते हैं। तो यहां पर यही प्रश्न रहेगा, मानसूनी वन के नाम से जानते हैं। यूपीटेट 2025 प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं हैं इसकी सारे बैचेस अवेलेबल है, तो इसका फायदा आप लोग यूपीटेट के विषय में 2 रुपए में ये पूरी की पूरी पढ़ाई मतलब उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि ये भी अपने आप में एक बड़ी विशेष बात है कि 2 रुपए में सारी पढ़ाई आपको मिल जा रही है, तो इसका फायदा आप लोग उठाएं जरूर। एक फिर से नो ऑप्शन क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई थी? भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका उत्तर आप जरूर देने का प्रयास करें कि भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई थी। हालांकि मैं आपको एक चीज बता देता हूं क्लू के रूप में कि 2010 के बाद की गई थी, ठीक है ना, 2010 के बाद की गई थी। उत्तर जरूर टाइप करिएगा कि भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब लाई गई थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला है कि पोचमपादु सिंचाई परियोजना स्थित है। पोचमपादु सिंचाई परियोजना कोसी पर, महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी? तो ये गोदावरी पर है। और कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। पोचमपादु जो है आंध्र प्रदेश में है। इसी को श्री राम सागर भी कहा जाता है, इसको श्री राम सागर भी कहते हैं, श्री राम सागर भी कहते हैं, श्री राम सागर परियोजना। फ्लाइंग स्क्वायरल निम्नलिखित में से किस जैवमंडल रिजर्व में पाई जाती है? फ्लाइंग स्क्वायरल मतलब उड़ने वाली जो गिलहरी होती है, कहां पाई जाती है? नोकरिक मेघालय में, कच्छ गुजरात में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश? उत्तर है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी में पाई जाती है फ्लाइंग स्क्वायरल। सामान्यतः मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ और जल की का प्रतिशत मिलता है? मतलब खनिज कितना होता है, जल कितना होता है मृदा में? 20 से 15, 40 से 25, 55 से 30, 60 से 25? उत्तर हो जाएगा 40 से 25। मतलब 40% लगभग खनिज होता है और 25% लगभग मृदा में जल होता है, जिसको मृदा घोल भी कहा जाता है, मृदा घोल के नाम से भी जानते हैं।
72वीं बीपीएससी परीक्षा भी हमारे यहाँ परीक्षा का फाउंडेशन बैच में हमारे संस्थान में उपलब्ध है। इसका भी फायदा आप लोग उठाएं। बहुत जल्दी बैच शुरू होने वाला है, इसका जरूर फायदा आप लोग उठाएं। ऊंचाई पर पाए जाने वाले उष्ण घास के मैदान जहां जहां पर भोटिया ग्रीष्मकाल में, जहां पर जो भोटिया लोग हुए, भोटिया जनजाति जो है ग्रीष्मकाल में प्रवास करते हैं, क्या कहते हैं इनको? तो प्रयाग, शिवालिक, दून या बुग्याल। तो ऊंचाई पर ऋतु प्रवास के लिए जो बुग्याल होता है ये जाना जाता है बुग्याल। ये उत्तराखंड में है। बुग्याल जो है तो उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। तो ये जो घास के मैदान होते हैं इनको उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। इनको पयार भी कहा जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इनको पयार भी कहते हैं और इन्हीं को मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में इनको मर्ग के नाम से जानते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? एएस प्रकार की जलवायु, एएस प्रकार, ए मतलब उष्णकटिबंधीय, एस मतलब समर ड्राई अर्थात समर में बारिश न हो, और गर्म क्षेत्र हो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में समर में बारिश कहाँ नहीं होती? तो तमिलनाडु में नहीं होती। भारत का तमिलनाडु क्षेत्र है, वहां पर नहीं होती है, ठीक है ना। तो एएस प्रकार की जो है वो कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। कोरोमंडल तट पर ये जलवायु पाई जाती है, जहां पे सर्दियों के समय मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में बारिश होती है, गर्मी में बारिश नहीं होती है। लौटते मानसून से वर्षा होती है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक चलवासी कृषि करती है? चलवासी कृषि, मध्य एशिया के किर्गिज, भारत के भील, मलेशिया के सिमांग और पश्चिमी अफ्रीका के हौसा। तो भारत की जो भील ट्राइब है जो कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, ये चलवासी कृषि या स्थानांतरणशील कृषि करते हैं। ये भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में तेल शोधक कारखाना नहीं है? कौन सा बंदरगाह है जिसमें तेल शोधक कारखाना नहीं है? कोचीन, चेन्नई, कांडला, विशाखापत्तनम। तो जो कांडला पोर्ट है यहाँ पर तेल शोधन नहीं है। कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह ये एक तरह से ज्वारीय बंदरगाह है, मतलब तट से थोड़ा सा दूर भी है। तो यहाँ पर तेल शोधनशाला नहीं पाई जाती है। कांडला बंदरगाह जो है यहाँ पर तेल शोधनशाला नहीं पाई जाती, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे है, उत्तराखंड में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। सबसे ऊंची तो नंदा देवी है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में सबसे ऊंची कौन सी है, तो उत्तराखंड में जो सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी, तो उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी वो तो नंदा देवी है, नंदा देवी है, ठीक है ना। आपको बताना है, एक नो ऑप्शन क्वेश्चन है कि दूसरा सर्वोच्च पर्वत या दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप जरूर टाइप करिएगा। देखना चाहेंगे हम कि कौन सही उत्तर देता है और कितने लोग सही उत्तर देते हैं। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। दक्षिण बिहार में जो परंपरागत जल सिंचाई की जो पद्धति है उसको क्या कहते हैं? आहर पाइन, लोहा पाइन, गहन पाइन, ढलवा पाइन, आहर पाइन बोलते हैं। आहर पाइन जो होते हैं ये परंपरागत सिंचाई की पद्धति है। दक्षिण बिहार में जो सुखाड़ क्षेत्र है, जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर सूखे की समस्या से निपटने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता रहा है। बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा की तैयारी भी हमारे संस्थान में हो रही है, इसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं। इसके सभी क्लासेस अवेलेबल हैं हमारे ऐप के ऊपर। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि मरुस्थल में बनती है, गर्मी में बनती है, पानी के नीचे बनती है या पहाड़ के नीचे बनती है? बलुआ पत्थर जो है ये पानी के नीचे बनने वाली एक प्रकार की जलज चट्टानें मानी जाती हैं, जो जल के नीचे बनती है, तो एक प्रकार की जलज चट्टानें हैं ये। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहते हैं? बैकाल झील को, ग्रेट बियर लेक को, करदा झील को और लिंकनबर्ग झील को। तो ये कहते हैं बैकाल लेक को, जो सबसे गहरी लेक मानी जाती है बैकाल लेक। ये बैकाल लेक जो है ये रूस में है, रूस में है और सबसे गहरी लेक है। अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे गहरी झील विश्व की कौन सी है, तो सबसे गहरी लेक जो है वो बैकाल लेक मानी जाती है, जो सबसे गहरी रूस में है। जो महासागरीय धारा शेष तीन से भिन्न है वो है बेंगुएला ब्राजीलियन, दक्षिणी भूमध्य रेखी और पेरुवियन जलधारा, पेरुवियन करेंट। तो इसमें से जो धारा शेष से भिन्न है, देखिए इसमें जो बेंगुएला जलधारा है अटलांटिक महासागर में चलने वाली जलधारा है। बेंगुएला जो है ये अटलांटिक महासागर में चलती है, अटलांटिक महासागर में चलती है, दक्षिणी अटलांटिक में, और ये ठंडी जलधारा है।
ब्राजीलियन जो है ये अटलांटिक महासागर में चलती है और ये गर्म जलधारा है। दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा, ये भी एक गर्म जलधारा है और अटलांटिक महासागर में चलती है। लेकिन जो पेरुवियन है, पेरुवियन, ये ठंडी धारा है, ये ठंडी धारा है और ये कहाँ चलती है? प्रशांत महासागर में चलती है, प्रशांत महासागर में चलती है। तो ये इस रूप में भिन्न हो गई कि क्योंकि ये अलग महासागर में चलती है। ये तीनों जो है ये अटलांटिक महासागर में चलती है। हालांकि अटलांटिक महासागर में दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा भी अटलांटिक महासागर में चलती है, प्रशांत में भी चलती है, लेकिन ये अटलांटिक में भी चलती है। पेरुवियन जो करंट है ये ठंडी धारा है और ये प्रशांत महासागर की धारा है। तो जो महासागरीय धारा शेष तीन से भिन्न, बेंगुएला ठंडी है, ब्राजीलियन गर्म है। तो ठंडी तो दो हो गई, दो गर्म हो गई। भिन्न इस मामले में माना जाएगा कि कौन अलग महासागर में है, तो पेरुवियन प्रशांत महासागर में, इसी को हम अलग मानते हैं, इसी को भिन्न मानेंगे। निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? मतलब ऐसा महाद्वीप जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। एक महाद्वीप, एक देश अपने आप में पूरा महाद्वीप है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड और न्यूजीलैंड, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। कौन? ग्रीष्मकाल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम होता है। ग्रीष्मकाल में आर्द्र उष्मा, ह्यूमिडिटी जब महसूस होती है, कब महसूस होती है? ह्यूमिड हीट। अपक्व अर्थात रॉ कंडीशन होती है। तीक्ष्ण अर्थात कीन। झुलसाने वाला स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग तो गर्मी के समय में होता है, जब मई जून का समय होता है। उमस वाला जो मगी होता है, ये इसका उत्तर होगा। जो मगी मौसम होता है, जो उमस वाला होता है, उसमें हम लोग ह्यूमिड हीट अर्थात आर्द्र उष्मा का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसके लेकर के आपके बीच में उपस्थित रहा। फिर से आपसे मिलेंगे अगले सेशन में इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जो प्रश्न आपसे पूछे गए उसका उत्तर जरूर टाइप करके दीजिएगा। थैंक यू सो मच।